पॉल मैकार्टनी ने एक अंग्रेजी गीत लिखा था। टाइटल था बीटल्स फूल ऑन द हिल। साल 1975 में स्टीव डॉम्पियर ने फूल ऑन द हिल को चलाने के लिए अपने MITS अल्टेयर 8800 पर्सनल कंप्यूटर को प्रोग्राम किया। ट्रिक ये थी कि गाना सुनाने के लिए आउटपुट डिवाइस असल में पास रखा एक AM रेडियो था। डॉम्पियर ने अपने इस पुराने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को कुछ ऐसे प्रोग्राम किया था कि इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस निकले वो रेडियो के लिए पहचानने लायक टोन प्रोड्यूस करे। डॉम्पियर का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे की गई थी, गाना रेडियो पे बज उठा, जबकि रेडियो और कंप्यूटर के बीच ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था, ना ब्लूटूथ और ना ही कोई लोकल नेटवर्क यानी कि तार वगैरह। हालांकि ऐसा ही प्रयोग पहले भी किया गया था। 1957 में बेल लेबोरेटरीज में तब गाना था डेजी बेल। कंप्यूटर पर प्ले किया जाने वाला पहला गाना भी यही था। बाद में 1972 में इसे द ट्रिपल इको नाम की फिल्म के लिए ओलिवर रीड ने गाया भी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से उपजे इन गानों का हमारे इस एक्सप्लेनर के टाइटल से क्या लेना देना? भरपूर लेना देना है। आगे समझेंगे फ्रीक्वेंसी का एक और खेल आपको समझाते हुए। एक बार हमारे एक दोस्त की कॉल आई। हमने जैसे ही फोन उठाया उधर से जनाब ने सवाल दाग दिया। बोले, कॉल क्यों कर रहे थे? हमने जवाब दिया, भाई कॉल तो की, लेकिन याद आया कि तुम ऑफिस में होगे तो फौरन काट दी। फिर कितना फौरन? तत्काल, यानी कॉल जाने से पहले ही, उसकी कॉलर ट्यून बजने से भी पहले। तब उसने बताया कि तुम्हारी कॉल तो नहीं आई, लेकिन ट्रू कॉलर पे मैसेज आया तुम्हारी मिस्ड कॉल का। इसलिए पूछ लिया, लेकिन ये हुआ कैसे? कॉल जाने से पहले ही ट्रू कॉलर को कैसे पता चल गया कि मैं फला नंबर पे कॉल कर रही हूँ? और उसने उस नंबर पे मेरी कॉल का एडवांस पॉपअप नोटिफिकेशन भी भेज दिया। ये एडवांस फीचर वाली पहेली सिर्फ ट्रू कॉलर के साथ नहीं है, बाकी ऐप्स के साथ भी ऐसा ही है। ऐप्स पे अपना फोन नंबर रजिस्टर करने के लिए हमें OTP डालनी होती है, लेकिन कई बार OTP का टेक्स्ट मैसेज आने से कुछ सेकंड पहले ही OTP ऑटोफिल हो जाती है। कार्ड से पेमेंट करते समय भी ऐसा होता रहता है कि पेमेंट वाली OTP तड़ाक से भर जाती है, मैसेज एक आधा सेकंड देर से पहुंचता है। कॉल से पहले ही ट्रू कॉलर का एडवांस मैसेज आ जाना या OTP का मैसेज अपने से पहले ही किसी ऐप में उसका एडवांस ऑटोफिल हो जाना, ये कोई तकनीकी फीचर नहीं है, बल्कि सेल्यूलर नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी और स्पीड में फर्क की वजह से होने वाली एक टेक्निकल रेस का नतीजा है। आइए आपको समझाते हैं। ट्रू कॉलर का जो एडवांस नोटिफिकेशन आता है, यानी असल कॉल से पहले कॉल का पॉपअप मैसेज, इसे ट्रू कॉलर अपना एक एडवांस फीचर बताता है और इसे नाम देता है कॉलर अलर्ट बिफोर कॉल्स कनेक्ट फीचर। यहाँ तक कि इस फीचर के बूते ट्रू कॉलर आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेने के लिए भी पुश करता है। लेकिन यूजर्स जब इस फीचर में इन्वॉल्व सिक्योरिटी रिस्क की बात करते हैं तो ट्रू कॉलर का जवाब होता है कि नहीं इस्तेमाल करना है तो फीचर को डिसेबल कर दो। ये नहीं बताता कि वो इसे चाह के भी खुद रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? दरअसल ये एक रेस है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क के बीच चलती रहती है। सेल्यूलर नेटवर्क यानी कि वो नेटवर्क जिसका सिम हमारे फोन में पड़ा होता है। ये नेटवर्क चाहे एयरटेल के हो या जियो के या किसी और टेलीकॉम कंपनी के, एक तय फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। आपने GSM यानी कि 2G नेटवर्क और UMTS यानी कि 3G नेटवर्क के बारे में सुना ही होगा। पहले हम इन्हीं नेटवर्क पे फोन चलाते थे। अब हमारे फोन में LTE यानी कि 4G नेटवर्क रहता है। हालांकि हमारे फोन में 3G का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन हम अच्छी इंटरनेट स्पीड और बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए 4G मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क 3G हो या 4G, फोन कॉल करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 450 मेगाहर्ट्ज से 2700 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन ये तो रही हमारे फोन की बात। हमारा मोबाइल नेटवर्क जो भी हो, ट्रू कॉलर फोन कॉल की फ्रीक्वेंसी पे नहीं बल्कि इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक से कहें तो हमारे मोबाइल डेटा नेटवर्क या वाईफाई नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी पे 4G मोबाइल डेटा नेटवर्क के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड है -2 गीगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज। इंटरनेट पर डेटा एक्सचेंज इन्हीं रेडियो वेव्स पर होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो जाहिर है बैंडविड्थ भी ज्यादा, जिसके चलते इंटरनेट की सुविधा देने वाली इन रेडियो वेव्स की स्पीड कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी वेव से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में मान लीजिए कि हमने किसी को कॉल करने के लिए नंबर लगाया और अगले ही सेकंड हमने काट दिया। माने कॉल जाती उससे पहले ही डिस्कनेक्ट कर दी, क्योंकि हमारे फ़ोन में और जिसे हमने कॉल की है उसके फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल है। सो अब ट्रू कॉलर अपना काम करेगा। चूंकि ये रेडियो वेव्स की स्पीड से काम करता है, जो कि कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए सेल्यूलर नेटवर्क की स्पीड से कहीं ज्यादा है। ऐसे में होगा ये कि कॉल तो पहुंचने के पहले भले ही कट गई हो, लेकिन ट्रू कॉलर मिस्ड कॉल अलर्ट का मैसेज दूसरी तरफ भेज देगा।
इसलिए कॉल जाने के कुछ सेकंड पहले ही ट्रू कॉलर का पॉपअप मैसेज आ जाता है जिसमें कॉल करने वाले का नंबर और नाम शो होता है। अगर वॉइस कॉल की जा रही है तो कुछ सेकंड बाद कॉल भी जाती है। अगर किसी वजह से कॉल नहीं लगी या कॉलर ने फोन मिलाते ही डिस्कनेक्ट कर दिया तो पॉपअप में मिस्ड कॉल का मैसेज आता है। इसका एक फायदा भी है। मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत स्लो है, लेकिन वहां डेटा सर्फिंग के लिए कोई लोकल वाईफाई नेटवर्क मौजूद है। ऐसे में अगर हमें कोई कॉल करता है तो भले कॉल ना आए, लेकिन उस वाईफाई नेटवर्क की मदद से हमें ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन मिल जाता है कि फला नंबर से कॉल करने की कोशिश की गई है। अब जानिए खेला ओटीपी का। दूसरा सवाल है कि ओटीपी का टेक्स्ट मैसेज आने से कुछ सेकंड पहले ही ओटीपी ऑटोफिल कैसे हो जाता है। वजह वही है जो ट्रू कॉलर के कथित एडवांस फीचर की है। इसको समझने से पहले ये समझ लें कि ओटीपी का सिस्टम काम कैसे करता है। कुछ साल पहले तक नंबर रजिस्टर करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इससे फ्रॉड होने लगे। लोग किसी का भी नंबर रजिस्टर कर लेते थे। बैंक फ्रॉड्स की तादाद सबसे ज्यादा थी। दूसरी दिक्कत ये भी थी कि ऐप्स के सर्वर में इतनी तादाद में फर्जी नंबर रजिस्टर हो जाते थे कि जेन्युइन नंबर्स के लिए जगह ही नहीं बचती थी। तब शुरू किया गया ओटीपी का सिस्टम, यानी कि वन टाइम पासवर्ड, ताकि ऐप से पुख्ता कर सकें कि नया आने वाला यूजर जेन्युइन है या नहीं, जो नंबर रजिस्टर किया जा रहा है वो उसी डिवाइस में पड़ा हुआ है या नहीं। शुरुआत में ऐप्स पर फोन नंबर रजिस्टर करने के लिए यूजर अपना नंबर डालते थे और टेक्स्ट मैसेज में एक ओटीपी आ जाती थी। इस ओटीपी को मैन्युअली टेक्स्ट मैसेज से निकाल के, माने पढ़ के या कॉपी पेस्ट करके ऐप में फिल करना होता था और सबमिट पर क्लिक करके ही आपका नंबर रजिस्टर हो जाता था। अब इसमें दिक्कत ये थी कि यूजर को हर बार ओटीपी पढ़नी या कॉपी पेस्ट करनी पड़ती थी। चिड़चिड़ा देने वाला काम था। पता चला जब तक ओटीपी पढ़ने के लिए मैसेज में गए तब तक ऐप का इंटरफेस चला गया, या आप इस बीच ओटीपी ही भूल गए, जो कि मेरे साथ बहुत होता था। ऐसे में गूगल ने एक सोल्यूशन निकाला, नाम दिया एसएमएस रिट्रीवर एपीआई। गूगल की इस सर्विस के बाद ऐप्स के लिए यूजर को रजिस्टर करना आसान हो गया, क्योंकि अब ऐप्स टेक्स्ट मोड में आए ओटीपी के मैसेज को खुद ही ऑटोफिल कर लेती हैं। यहाँ हमारे मन में एक सवाल सिक्योरिटी का भी आता है कि इस तरह तो कोई भी ऐप हमारे सारे मैसेजेस पढ़ सकती है। नथिंग टू वरी, गूगल ने इसके लिए भी एक इंतजाम किया। तय किया कि ओटीपी वाले मैसेज हैश से शुरू होंगे। साथ ही हर ऐप को उनके इन मैसेजेस के लिए एक 11 डिजिट की आईडी दे दी। माने अब ऐप्स आपके इनबॉक्स से ही वही टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकती थी जिसकी शुरुआत हैश से हो, बीच में 4 या 6 डिजिट की ओटीपी हो और अंत में वो 11 डिजिट की आईडी हो जो एसएमएस रिट्रीवर एपीआई ने उसे अलॉट की है। अब ऐप्स एसएमएस रिट्रीवर एपीआई की मदद से ओटीपी को खुद ही ऑटोफिल कर लेती हैं और आपका नंबर उस ऐप पर रजिस्टर हो जाता है। आप नंबर के अलावा अगर अपनी ईमेल आईडी से भी रजिस्टर होना चाहें तो भी तरीका यही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक के बाद एक 2 काम आते हैं। पहला कि ये ऐप आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक सेल्फ जनरेटेड ओटीपी भेजती है, और दूसरा ये कि ओटीपी को ऑटोफिल करती है। लेकिन कई बार टेक्स्ट मैसेज आने के कुछ सेकंड पहले ही ओटीपी ऑटोफिल हो जाती है। ये तो थी ओटीपी की फंक्शनिंग की कहानी। फोन तक ओटीपी के बाद में पहुंची और ऑटोफिल पहले हो गई। कैसे? इसका जवाब वही है सेल्यूलर नेटवर्क और डेटा नेटवर्क की रेस। जिस तरह कॉल के लिए सेल्यूलर नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड होना पड़ता है, उसी तरह टेक्स्ट मैसेज भी उसी स्पीड पे काम करते हैं। और जाहिर है ये स्पीड भी ओटीपी के ऑटोफिल होने की स्पीड से कम होती है, क्योंकि ओटीपी का ऐप में ऑटोफिल होना इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, जो रेडियो वेव्स की स्पीड से काम करता है। ऐसे में कई बार होता यह है कि ओटीपी का टेक्स्ट मैसेज कुछ सेकंड देर से आता है और ऐप में ओटीपी की ऑटोफिलिंग पहले हो जाती है। यहाँ भी सिचुएशन वही बनती है। अगर मोबाइल में नेटवर्क बहुत स्लो हो या अचानक चला जाए और आपके पास कोई लोकल वाईफाई नेटवर्क हो तो ओटीपी ऑटोफिल हो जाएगी, भले टेक्स्ट मैसेज आए या ना आए। शुरू में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी ईएमआई से जुड़ी एक दास्तान बताई थी कि कैसे एक कंप्यूटर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि तरंगों से रेडियो पर गाना बज गया। ट्रू कॉलर के मैसेज और ओटीपी की ऑटोफिलिंग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और स्पीड से कनेक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से और भी तमाम तरह का खेला हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बात पे बड़े डिस्कशन हुए कि किस तरह रेडियो वेव से पैदा होने वाला करंट इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के तारों को पिघला दे। हैकर्स तो कंप्यूटर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके ये तक पता लगा लेते हैं कि कंप्यूटर पे इस वक्त काम क्या चल रहा है, कीबोर्ड पे दबाई जाने वाली कीज का सीक्वेंस क्या है,
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI नाम की एक और मजेदार चीज है। असल जिंदगी में EMI आप भी महसूस कर सकते हैं। कभी आपने फोन को कंप्यूटर या रेडियो के आसपास रखा है? हो सकता है कि आपका फोन या रेडियो घरघरा उठे, माने कुछ असामान्य सा शोर करने लगे। कैसे? चलते चलते इसे भी समझ लेते हैं। जानिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI। साइंटिफिक अमेरिकन नाम की एक साइंस वेबसाइट पर डेविड ग्रियर का एक आर्टिकल है। डेविड ग्रियर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट की हेड रहे हैं। डेविड के मुताबिक दरअसल सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चाहे अनचाहे रेडियो ट्रांसमीटर की तरह ही काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन डिवाइसेस में तेजी से चेंज हो रहे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस होती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये वेव्स बाय प्रोडक्ट हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पर काम करना है तो ये होगा ही। वो कहते हैं ना कि आग लगेगी तो धुआं उठना लाजिम है। कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑन है, हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी तेजी से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इंड्यूस हो रही हैं। ऐसे में कई बार कंप्यूटर अनचाहे ही ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर देता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है। ये फ्रीक्वेंसी की वो रेंज है जिसके आसपास हमारा फोन काम करता है, यानी रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज। यही रेंज हमारे फोन की कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व होती हैं। अब अगर हमारे कंप्यूटर से आने वाले सिग्नल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारा फ़ोन इसे पकड़ सके तो फ़ोन एक गलती कर देगा। वो समझ लेगा कि ये सिग्नल सेलफोन ट्रांसमिशन वाले हैं। लेकिन चूंकि हमारे फ़ोन का ऑनबोर्ड कंप्यूटर, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, वो इस तरह प्रोग्राम्ड ही नहीं होता कि कंप्यूटर से आ रहे सिग्नल को समझ सके, सो कंप्यूटर और फ़ोन के बीच का ये कम्युनिकेशन एक तरह से फेल साबित होता है और रिजल्ट के तौर पे हमारा फ़ोन हमें बस एक शोर सा सुनाता है। शोर माने कई तरह के ऑडियो अलर्ट्स की एक सीरीज़। आपकी दो डिवाइसेस के बीच ये जो शोर वाला कम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी एक वजह और भी है। हालांकि इसका भी लेना देना रेडियो वेव से ही है। दरअसल एक फ़ोन में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक है ऑडियो एम्पलीफायर। इसी के बूते हमारे फ़ोन के स्पीकर काम करते हैं। जब कंप्यूटर रेडियो वेव्स निकालता है तो ये वेव्स फ़ोन के एम्पलीफायर की वायरिंग में भी करंट पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से फ़ोन का एम्पलीफायर एक ऑडियो आउटपुट देता है। दरअसल ये ऑडियो और कुछ नहीं बल्कि वो काम होता है जो हमारे कंप्यूटर पर उस वक्त चल रहा है, लेकिन हमें और आपको ये ऑडियो सिर्फ एक शोर या चीखने जैसा लगता है। वजह वही जो हमने आपको पहले बताई थी कि हमारा फ़ोन इस तरह प्रोग्राम्ड ही नहीं होता कि वो कंप्यूटर के सिग्नल को इंटरप्रेट कर सके, यानी समझ सके। अब हम स्टीव डॉम्पियर जितने समझदार होते तो बेशक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को शोर की बजाय गानों में बदलने की कोशिश करते, लेकिन हमारा काम है आसान भाषा में मुश्किल चीज़ें आपको बताना। फिर किसी दिन ऐसी ही कोई मुश्किल शय जिसका लेना देना हमारी और आपकी आम जिंदगी से होगा, आपके लिए लेकर आएंगे। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दर्पण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।